हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम आपको प्रश्नावली 1.2 को हल करवाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.1 जिसमें 5 सवाल थे उनको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से आपको हल करवाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वो पाँचों सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, उसमें कोई समस्या हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हमें आपकी समस्याओं का मालूम चल सके और हम उनका समाधान करवा सकें। मैं आपकी एक एक समस्या के लिए के समाधान करने के लिए तत्पर हूँ। मेरा दायित्व है कि आपकी प्रत्येक समस्याओं का समाधान कर सकूँ। इसलिए आपकी जो भी समस्या हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए आज हम करते हैं प्रश्नावली 1. तो आइए हम हल करते हैं आपका पहला सवाल बहुत ही आसान तरीके से। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मित्रों, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड, उनके गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है इनको। बहुत ही आसान तरीका है अभाज्य गुणनखंड निकालने का, कोई दिक्कत नहीं है। हम निकालते हैं। पहला सवाल आपका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड बहुत ही सीधा तरीका है। अभाज्य गुणनखंड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे टुकड़ों में बांटना है कि आपको अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो जाएं। पहले सवाल आपका 140 को अभाज्य गुणनखंडों में बांटेंगे अपन। हम इसमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे, छोटी छोटी संख्याओं का, जैसे 2 का, 3 का, 5 का, 7 का। तो 140 में कितने का जाएगा? 2 का, क्योंकि इकाई अंक इसमें क्या है? 0। तो 7 बार गया पहले तो 2 का भाग, और 0 यू क्यों उतार दिया। 140 में 2 का भाग 70 बार गया। फिर 2 का भाग दे लेंगे तो 70 में कितने बार गया 2 का भाग? 35 बार गया। अब 35 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 5। इसलिए इकाई अंक 5 है तो 5 का ही भाग देंगे। तो 7 बार गया, 7 पंजे 35। अब 7 में भाग 7 का ही जाएगा एक बार। यहाँ बच्चों आपको अंत में 1 लाना है। जहाँ 1 आ जाए वहीं यह गुणनखंड समाप्त हो गया। अब ये जो इसके गुणनखंड है वो यहाँ पे लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इसमें देखो 2 जो है 2 बार आया है। कितने बार आया? 2। तो इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गुणा 5 गुणा 7 यूँ की यूँ रह जाएगा। आप 2 की घात 2 लिख सकते हैं, इसको ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभाज्य, देखो 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, क्योंकि 2, 5, 7 इनमें किसी का भी भाग नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 156। नेक्स्ट संख्या है आपकी 156। अब 156 में हम देते हैं भाग कितने का जाएगा? देखो इकाई अंक 6 है, 6 सम संख्या है ना। तो अगर इकाई अंक सम संख्या हो तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 2 का भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं होगी इसमें। तो 2 का भाग दें अपन 156 में, तो पहले 15 में देंगे तो 7 बार जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 16 हो जाएगा, और 16 में 2 का भाग 8 बार। ये इस तरीके से पूरा भाग हो गया। तो गुणनखंड आ गए अपने पास। अब 78 में 2 का भाग 39 बार गया, और 39 में दे दिया 3 का भाग 13 बार। 13 में 1 बार 13 का ही चला जाएगा। तो ये गुणनखंड यहाँ लिख लेंगे इधर। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ भी 2 जो है 2 बार आ गया, इसलिए इसकी घात 2 लिख सकते हैं। गुणा 3 गुणा 13। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखो इसमें तीनों संख्याएं जो हैं अभाज्य हैं, 2 भी, 3 भी और 13 भी। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकालना, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट संख्या 3825। इसमें देखो इकाई अंक क्या है? 5। इकाई अंक क्या है?
5, तब 2 का तो भाग नहीं जाएगा, सीधा 5 का भाग दे दो। अगर सम संख्या है इकाई में तो सीधा 2 का भाग दे दो, अगर इकाई में 5 है तो कितने का भाग दे दो, 5 का भाग दे दो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान तरीका है। अब अपन ने 3825 में दिया, 765 बार गया। अब इसमें भी इकाई अंक 5 आया ना, तो फिर 5 का भाग दे देंगे। अब भाग देना आपको आना चाहिए, भाग देना भी बिल्कुल इजी तरीका है। इसमें 153 बार भाग गया, अब 3 का भाग दे रहे हैं इसमें, क्योंकि अब तो इकाई अंक 5 नहीं है ना, तो इसमें 3 की भाजकता का नियम लगेगा। 51 बार गया, 51 में 3 का भाग, फिर 17 बार गया, और अब 17 में कितने का जाएगा, 17 का ही जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। एक बार 1 आ गया ना, मैंने बताया कि लास्ट में 1 आ जाए तब छोड़ दो इसको। अब इसके गुणनखंड इधर लिख लेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, ये गुणनखंड लिख लिया। अब इसमें देखो 5 2 बार आ गए, वही बात, तो 5 की घात कितनी लिख देंगे, 2, और 3 की भी घात कितने लिख देंगे, 2, क्योंकि 3 भी तो 2 बार आया है। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसके 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17। इसमें ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या हैं, आपको दिख रही हैं, 5 3 और 17। नेक्स्ट संख्या है आपकी 5005। देखो इकाई अंक 5 है, इसलिए 5 का भाग देंगे, तो कितने बार चला गया, 1001 बार। ठीक है ना, मैंने बताया इकाई अंक है, अगर 5 है तो 5 का भाग दे दो। अगर इकाई अंक में सम संख्या है, सम अंक है, तो 2 का भाग चला जाएगा। अब यहाँ इकाई अंक में क्या है, 1, ना तो 2 का भाग जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का जाएगा। इसमें 7 का भाजकता का नियम लग रहा है, इसलिए भाग कितने का दे रहे हैं हम, 7 का भाग दे देंगे। कितने का भाग दे देंगे, 7 का। अभी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, जिसमें भाजकता के नियम और सिखा दूंगा आपको। ठीक है, भाजकता के नियम की अलग से वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो 1001 में 7 का भाग दिया, 143 बार गया। अब 143 में कितने का जाएगा, 11 का देते हैं हम, 11 का भाग देते हैं, तो 13 बार गए इसमें, और 13 में तो 13 का ही जाएगा, क्योंकि 13 तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में किसी का भाग नहीं जाता है। यहाँ 1 आ गया ना, फिनिश हो गया। तो अब इसके जो गुणनखंड है उनको यहाँ उतार लेते हैं। अब देखो इसमें कोई भी संख्या डबल बार नहीं आ रही, इसलिए किसी के घात नहीं लगाएंगे, यही गुणनखंड हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये भी देखो सारी अंक हैं जो अभाज्य संख्या ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का, नेक्स्ट संख्या 7429। इसमें भाग देते हैं हमें, कितने का दे बताओ। अब यहाँ सम संख्या भी नहीं है इकाई में, अगर सम होती तो 2 का भाग दे लेते, 5 होता इकाई में तो 5 का भाग दे लेते। अब यहाँ इकाई में कितना है, 9। तब इसमें भाजकता का नियम देखते हैं अपन कि कितने का भाग जाएगा। मैं एक पर्सनल वीडियो भाजकता के नियम के लिए मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसमें आसानी से भाजकता के नियम सीख सकते हैं, तो मैं अपलोड करूंगा एक वीडियो। तो इसमें 17 का भाग देते हैं हम, 17 का भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा, तो ये भाग तो आपको आते ही होंगे। तो 17 का भाग दे दिया हमने 437 बार, भाग गया, पूरा गया। देखो इसमें ये देखना है, भाग पूरा ही देना है, लास्ट में कोई शेष फल नहीं बचना चाहिए। अब 429 में दिया 19 का भाग, 429 में 19 का भाग दिया तो 23 बार गया, और 23 में तो आपको पता है 23 का ही जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। कितनी बार, 1 बार। तो ये गुणनखंड हो गए आपके 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, और 23 भी अभाज्य है। तीनों अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गए। तो ये पहला सवाल, इसमें आपके 5 सवाल थे पहले क्वेश्चन में। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने इनको 500 को व्यक्त कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। पहले के 500 क्वेश्चन हमने कर लिया। दूसरा प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM। देखो HCF क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर, यानी इसको हिंदी में मैथ्स बोलते हैं, और LCM यानी लॉ कॉमन मल्टीपल। ये ज्ञात करना है आपको, और इनकी जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM ये होना चाहिए, ये दर्शाना है आपको। तो पहला सवाल करते हैं अभी 26 और 91।
इसका निकालते हैं हम पहले HCF। क्या निकालते हैं? HCF और LCM दोनों निकालना है अपने को। तो 26 और 91 ये संख्याएं हैं हमारे पास, दो संख्या हैं जिनका HCF निकालते हैं। तो देखो मैं एक बार इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई कॉमन फैक्टर। H का मतलब हाई, C का मतलब कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर, यानी हाई कॉमन फैक्टर। हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। हाई का मतलब बड़ी संख्या होगी इसमें, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या को कॉमन लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या को कॉमन लेना है इसमें जब आप गुणनखंड करोगे। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। इसको हिंदी में शॉर्ट में मैथ से भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? मैथ से। तो इसका 26 और 91 का अब हम मैथ से निकालते हैं। तो देखो मैथ से इनका निकालेंगे तो अलग अलग गुणनखंड होगा। 26 का अलग गुणनखंड होगा और 91 का अलग गुणनखंड होगा। इनका गुणनखंड करना है बस आपको, और गुणनखंड मैंने सिखा ही दिया। तो 26 में भाग देते हैं, 2 का भाग चला जाएगा। वही जैसे गुणनखंड पहले किया वैसे ही अब करना है। 13 बार गया भाग, और फिर 13 में 13 का ही जाएगा एक बार, क्योंकि अभाज्य संख्या है। यहाँ 1 आ गया ना तो छोड़ दो। अब 91 में भाग देते हैं, कितने का जाएगा? तो 91 में भाग 7 का दे लेते हैं। तो 13 7 91 हो रहे हैं, 13 बार गया, और 13 का भाग 13 में जाएगा एक बार। ये 26 के गुणनखंड हो गए, जो 26 के सामने लिख देंगे 2 गुणा 13, ठीक है। और 91 के जो गुणनखंड हैं वो 91 के सामने लिख देंगे 7 गुणा 13, यानी दोनों के गुणनखंड आपको इसके सामने लिख देना है। अब इसमें मैंने बताया ना कॉमन शब्द आ रहा है ना, कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? देखो 13 कॉमन आ रहा है दोनों में, उसमें भी 13 और इसमें भी 13। तो जो कॉमन आ रहा है ना वही इसका HCF होगा, यानी वही इसका मैथ से होगा, हाई कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF कितना आया? 13। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान तरीका है, एकदम इजी। हम अब निकालते हैं अब LCM। वही संख्या है 26 और 91, इसका LCM निकालते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म बता दूं, L यानी लो, C का मतलब कॉमन, और M मतलब मल्टीपल, यानी लो कॉमन मल्टीपल, LCM। हिंदी में बात करें तो इसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं हिंदी में? लघु। लो यानी लघु यानी छोटा, हाई यानी बड़ा होता है यानी महत्तम, और लो यानी छोटा होता है यानी लघु रूप, ठीक है ना। तो लघुत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में इसको हिंदी में बोलेंगे ल से, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो देखो हमने HCF निकाला, दोनों का अलग अलग गुणनखंड किया, जबकि LCM होगा इसका एक साथ गुणनखंड होगा। ये ध्यान रखना आप, LCM एक साथ होगा, HCF अलग अलग गुणनखंड होगा। तो इन दोनों का एक साथ गुणनखंड करते हैं 26 और 91 के। इसका अलग अलग गुणनखंड किया था ना हमने, 26 का अलग किया था, 91 का अलग, जबकि इसमें दोनों का एक साथ गुणनखंड करेंगे। बीच में कोमा लगाना न भूलें, 26 कोमा 91। अगर कोमा हटा दोगे तो फिर एक ही संख्या बन जाएगी। अब देखो 26 में 13 बार भाग गया, 91 में 2 का जाता है क्या? नहीं जाता। तो नहीं जाता तो उसको यूँ क्यों उतार दो, किसी संख्या में भाग नहीं जाता तो यूँ क्यों उतार दो उसको। अब 13 में कितने का जाएगा और 91 में कितने का जाएगा? किसी एक संख्या में भाग जाना चाहिए, दूसरे में नहीं जाए तो कोई नहीं, उतार दो इसकी। 13 का भाग दिया तो 13 में 1 बार गया और 91 में 7 बार गया ना, दे लिया। फिर अब 7 का भाग 1 का 1 आ गया और 7 में 1 बार गए, लास्ट में 1 1 उतर गया ना, 1 1 बच गया। तो 1 1 बच गया तो ये आपका गुणनखंड हो गया, और इसके जो गुणनखंड है यहाँ उतार लो। देखो HCF में अपन ने कॉमन लिया था ना, इसमें जो गुणनखंड है उनको सबको गुणा करना है। इसमें क्या करना है, जो गुणनखंड है LCM में उनको सबको क्या कर देना है, गुणनखंड है जो उनको गुणा कर देना। तो 2 गुणा 13 गुणा 7 इसको गुणन किया तो 182 आया। HCF 13 आया और LCM कितना आया, 182। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब जो सवाल कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणन बराबर HCF गुणा LCM। ये आपको सिद्ध करना है। दो संख्याओं का गुणनफल ये किसके बराबर होना चाहिए? HCF गुणा LCM के बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान तरीका है, कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो दो संख्या अपन मानते हैं, पहली संख्या A मान लें, दूसरी संख्या B मान लें, ठीक है ना। तो A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। तो HCF कितना है इसमें? 13। HCF की जगह रखेंगे 13 और LCM की वैल्यू कितनी है? 182। तो HCF गुणा LCM यानी 13 गुणा 182। अब A गुणा B यानी यहाँ दोनों संख्याओं का मान लिखना है। पहली संख्या कितनी थी? 26 और दूसरी संख्या कितनी? 91। तो 26 गुणा 91 कर देंगे यहाँ पे। 26 गुणा कितना कर देंगे? 91। अब 13 को 182 से गुणा कर लो, ठीक है ना। 13 को 182 से क्या कर लो? गुणा कर लो। कितने आते हैं गुणा करने पर? वही मान 26 को 91 से गुणा करने पर आना चाहिए। यानी यहाँ बराबर का निशान आ गया ना, तो दोनों पक्षों का मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। वही LHS बराबर RHS जिस तरीके से समीकरण होता है। तो 13 गुणा 182 के 2366 आए और इधर 26 को 91 से गुणा किया तो भी 2366 आए, यानी 2366। देखो दोनों पक्षों का मान बराबर आ गया ना, तो हो गया सिद्ध, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब ये एक फॉर्मूला भी बन गया कि A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। ये हमेशा बराबर होंगे, चाहे कोई भी संख्या हो, संख्याएं कितनी भी चेंज हो जाएं, ये हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 510 और 92, 510 और 92 वही तरीका। पहले क्या निकालेंगे? HCF निकाल लेते हैं। HCF में गुणनखंड कैसे करेंगे? अलग अलग। गुणनखंड कैसे करेंगे? अलग अलग करेंगे। 510 का अलग करेंगे, ठीक है ना, और 92 का अलग करेंगे। देखो 510 में इकाई अंक 0, तो 0 है तो 2 का भाग जाएगा। 0 है तो सम संख्या यानी 0, 2, 4, 6, 8 ये हो तो 2 का भाग चला जाएगा। अब इधर 5 है इकाई अंक तो 5 का भाग जाएगा। अब यहाँ 51 आए, 51 में तो 3 का भाग जाता है 17 बार, और 17 में 17 का ही जाएगा क्योंकि 17 तो खुद ही अभाज्य है, एक बार गया। जब 1 आ जाए, मैंने बताया 1 आए, यहाँ गुणनखंड फिनिश हो गया। अब इसके बाद ये गुणनखंड लिख लेंगे इधर, 510 के बराबर में इसके गुणनखंड लिख दो, कितने आ रहे हैं। अब निकालेंगे हम 92 के गुणनखंड, ठीक है ना। 92 का गुणनखंड करेंगे, इकाई अंक 2 है तो 2 का भाग जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 92 में 2 का भाग 46 बार गया। 46 में भी सम संख्या है अंत में इकाई में, तो 2 का भाग चला गया 23 बार। अब 23 तो खुद ही अभाज्य है, किसी का भाग नहीं जाता 23 में, तो खुद का ही जाएगा, ठीक है। ये 92 के गुणनखंड लिख देते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 23। मैंने बताया HCF में क्या लेना है। अब कॉमन क्या क्या आ रहे हैं इसमें, देखो इसमें कॉमन आ गया 2 मिल रहा है ना दोनों में, और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। उधर 5, 3, 17 है, नीचे 5, 3, 17 नहीं है, नीचे 2 और 23 हैं, ऊपर 2 और 23 नहीं है, तो इधर केवल 2 कॉमन आया। जो कॉमन आया वही HCF होगा। तो कितना होगा HCF? 2, यानी 510 और 92 का HCF कितना होगा? 2 होगा। बिल्कुल इजी तरीका। अब निकालते हैं LCM यानी लेस निकालते हैं। देखो अब इसमें गुणनखंड एक साथ होगा, HCF में अलग अलग, LCM में एक साथ, ठीक है। तो 510 और 92 इसका LCM निकालते हैं। तो अब देखो इसमें 0 है इकाई अंक, इसमें 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा। 510 में 2 का भाग दिया तो 255 बार गया। 92 में 2 का भाग कितनी बार गया? 46 बार, ठीक है ना। 46 दूनी 92। अब 46 में फिर 2 का भाग चला जाएगा तो 2 का दे लेते हैं। 255 में तो नहीं जाएगा, तो 255 को यूँ की यूँ उतार देते हैं क्योंकि इकाई अंक कितना है? 5 है।
तो यूँ क्यों उतार, जिसमें भाग नहीं जाए उसको ऐसे कैसे उतार दो, केवल एलसीएम में, एचसीएफ में नहीं, एलसीएम में। और 46 में 23 बार गया। अब देखो 255 में कितने का जाएगा, इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा। कितनी बार गए, 51 बार। 23 में भाग नहीं जा रहा 5 का, तो 23 का 23। अब 51 में कितने का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा ना, क्योंकि 17 तो 51, ठीक है ना, 17 बार गया। और 23 में नहीं जाएगा तो 23 का 23 उतार दो। अब 17 में 17 का ही जाएगा, 17 में 17 का एक बार, 23 में नहीं जाएगा, 23 आ जाएगा। और 23 में खुद का 23 का ही जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या में तो किसी का नहीं जाता, खुद का ही जाएगा। लास्ट में एक एक आ जाए वहाँ छोड़ना है, ठीक है ना, एक एक आ जाए वहाँ आपको छोड़ना है। अब इसके गुणनखंड नीचे लिख लो, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 23। अब इन सभी गुणनखंडों को गुणा करना है। क्या करना है, इनको गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, यहाँ 60 आ गए गुणा, यानी 2 दूनी 4 पंजे 20 तिया 60 हो गए ना। और अब यहाँ 17 को 23 से गुणा कर लो, 17 को कितने से गुणा कर लो, 23 से। कुल मिला के यह है, इन सभी गुणनखंडों को आपस में गुणा करना है, ठीक है ना। क्या करना है, इनको गुणा। जितने गुणनफल आएगा इनका, वही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम, यानी लसा हो जाएगा। तो इनको गुणा करने पर आए 23,460। तो यह आपका एलसीएम हो गया 23,460। एचसीएफ आया 2, एलसीएम आया 23,460। अब जो सवाल पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, वो फॉर्मूला लगाते हैं, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एलसीएफ ए गुणा बी का मतलब वो दो संख्या जिनका अपन ने ये निकाला है, ठीक है ना। तो इन दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर। तो दो संख्या है 510 और 92, तो यहाँ गुणा कर देंगे इनको। 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ कितना आया, 2, तो यहाँ 2 लिखो एचसीएफ की वैल्यू, गुणा एलसीएम की वैल्यू 23,460, 23,460 लिख दें। अब गुणा कर लो, 510 को 92 से गुणा करो, जितना उत्तर आ रहा है उतना ही उत्तर इनको गुणा करने में आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर बाई मिस्टेक एक अंक की भी गलती हो जाती है तो ये सवाल पूरा गलत हो जाएगा आपका। तो इसको गुणा करने में 46,920 आ रहे हैं, तो इधर भी इतना ही आना चाहिए। कितना, 46,920 आ गया बराबर। या आप गुणा करके देख सकते हैं, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। यदि यहाँ पे बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपका सवाल गलत होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी संख्या है आपकी 336 और 54, यानी इनका निकालेंगे हम एचसीएफ और वही एलसीएम। एचसीएफ कैसे होगा, अलग अलग गुणनखंड होगा। तो 336 का एचसीएफ निकाल लेते हैं, कितने का भाग दें, 2 का। अभी भाग देना आपको आना चाहिए, ठीक है। 336 में भाग गया 2 का 168 बार। अब 168 में फिर दे लेंगे कितना का, 2 का ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब इकाई अंक जितनी है उसके हिसाब से हम भाग देंगे। तो 168 में 2 का भाग गया 84 बार, 84 में फिर 2 का जाएगा 42 बार, और 42 में फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे तो 21 बार चला जाएगा। अब 21 में 2 का नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इकाई अंक 1 है, 3 का जाएगा 7 बार, तो फिर 7 का देंगे, 7 एक बार गया, ठीक है ना। अब ये गुणनखंड जो हैं ये 336 के बराबर में लिख लेंगे इनको। 336 के कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3 गुणा 7, ये 336 के आ गए गुणनखंड। अब निकाल लेंगे 54 के। 54 का गुणनखंड, इकाई अंक 4 है तो 2 का भाग चला जाएगा, तो 27 बार गया, और 27 में 3 का भाग 9 बार गया, फिर 9 में 3 का, और 3 में 3 का, 1 आ गया।
अभी इधर 54 के गुणनखंड इसके सामने लिख लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। HCF बिल्कुल इसी तरीका है। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, एक तो 2 कॉमन आ गया और इधर ये 3 कॉमन आ गए, और तो कोई अंक कॉमन नहीं है ना, क्योंकि ऊपर 2 आ रहे हैं, 7 आ रहा है, नीचे 2 और 7 नहीं है, नीचे 3 बच रहा है, ऊपर 3 अब नहीं बचे। तो जो कॉमन आया उसको लिख लो। इधर तो 2 कॉमन आया और गुणा कर दो, इधर 3 कॉमन आया, तो 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 हो गया, यानी ये ही HCF आ गया दोस्तों। इसका HCF कितना आया? 2 गुणा 3 बराबर 6 HCF आ गया। अब निकालते हैं इनका LCM। अब क्या निकालेंगे? LCM में गुणनखंड कैसे होगा? एक साथ। कैसे होगा? एक साथ। HCF में कैसे हुआ? अलग अलग। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आप कन्फ्यूजन न हो जाए आपके, कि कहीं LCM को अलग अलग कर दो और HCF को एक साथ कर दो, ये नहीं करना। अब 336 में 2 का भाग देंगे। देखो दोनों में इकाई अंक सम संख्या है, तो 2 का भाग दोनों में चला जाएगा। इधर 168 बार गया और इधर 27 बार। 168 में फिर से 2 का 84 बार गया। 27 में नहीं जाएगा 2 का, क्योंकि इकाई अंक 7 है, तो 27 का 27 लिख देंगे। अब फिर 2 का देंगे, 84 में दिया 42 बार और 27 का आ गया 27। फिर 42 में 2 का भाग जा रहा है, तो दे लो 21 बार गया और 27 का 27 आ गया। अब 21 में भी 2 का नहीं जाएगा और 27 में भी नहीं जाएगा, तब 3 का जा रहा है। 21 में भी 7 का गया और 27 में गया 9 बार। अब 3 का भाग 9 में जा रहा है ना, तो कर दो। जिसमें नहीं जा रहा है उसको यूं क्यों उतार दो। ये ध्यान रखना कि भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, शेषफल नहीं बचे, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब ये गुणनखंड उतार देते हैं नीचे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 4 बार 2 है, तो 4 बार 2 लिख दो, और फिर 3 बार 3 और 1 बार 7। अब ये जितने गुणनखंड हैं इनको सब को गुणा कर दो। क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा कर लो इनको सबको, जितना गुणा आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? LCM। ठीक है ना? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ तक गुणा करें तो 48 आ गए, और ये 3 3 9 और 9 7 63 हो गए। अब 48 को 63 से 3024, मतलब गुणा करने पर कितना आया? 3024। तो यही इसका क्या हो गया? LCM। HCF कितना आया? 6 और LCM कितना आया? 3024। अब वो फॉर्मूला लगाओ, A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। इनका मान क्या आना चाहिए? बराबर। तो ये बराबर लाएंगे हम। A और B का मान कितना है? 336 और 54, यानी ये 2 संख्या, इन दोनों को गुणा करेंगे। 336 गुणा 54 बराबर HCF कितना? HCF कितना? 6 और LCM 3024। तो गुणा कर दो, 6 गुणा 3024, कोई दिक्कत नहीं। गुणा कर लेते हैं हम। 336 को 54 से गुणा करें, 18,144 आ गया। ठीक है ना? और अब 6 को 3024 से गुणा करेंगे, तो देखो 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14। यहाँ 0 है इसलिए ये हासिल भी यहीं लग जाएगी, और 6 दिया 18, 18,144 इधर और 18,144 इधर। आया कि नहीं? बराबर आया ना, इसलिए हमारा सवाल सही है ना? सही है। अगर यहाँ बराबर नहीं आता तो सवाल गलत, तो सवाल गलत, इसलिए ये ध्यान रखना बस। बिल्कुल आसान तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, चौथा सवाल। HCF निकालेंगे इनका। क्या निकालेंगे? HCF 306 और 657, इसका HCF दे रखा है 9। LCM निकालना है इनका, LCM निकालना है 306 और 657 का। क्या निकालना है? HCF तो दे ही रखा है 9, HCF तो 9 दे रखा है, और पूछ रहा है इसमें LCM। क्या पूछ रहा है? LCM। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जी। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना अभी, A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM, तो यही फॉर्मूला इसमें काम आएगा, यही फॉर्मूला काम आएगा इसमें। तो इस फॉर्मूले को उतार लेते हैं। A गुणा B
बराबर HCF गुणा LCM। अब A गुणा B दोनों संख्या लिख देते हैं यहाँ पे, 306 और 657, 306 गुणा 657 बराबर में HCF की वैल्यू कितनी है इसमें, HCF की वैल्यू दे रखी है इसमें 9, तो HCF की जगह 9 लिख दो, गुणा LCM नहीं दे रखा ना तो इसको LCM ही लिख दो। इसको कुछ मान भी सकते हो, X Y Z A B C D कुछ भी मान सकते हो, नहीं तो इसको LCM U क्यों लिख दो। अब देखो हमने समीकरण पढ़ा है 8वीं 9वीं क्लास में भी समीकरण खूब पढ़े हैं। दो पक्ष होते हैं, एक तो बायां पक्ष एक दायां पक्ष, चर और अचर होते हैं। इसमें LCM अचर है और ये सब चर हैं, ये LCM चर है और ये अचर है। तो अचर संख्या एक तरफ करते हैं ना, तो 9 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ किधर इधर किस में है, गुणा में। चिन्ह बदल जाता है जब किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो बराबर में LCM बच जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 9 गुणा में है तो बराबर के दूसरी साइड में जब ले जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, भाग में। अगर इधर भाग में होता तो इधर गुणा में हो जाता। तब 306 में 9 का भाग दे लो कितनी बार जाता है, ठीक है ना। 306 में 9 का भाग दिया तो 34 बार गया, तो 34 गुणा 657। अब 34 को 657 से गुणा कर लेते हैं, यही आपका क्या जाएगा, LCM आ जाएगा। क्या जाएगा, LCM। तो 34 गुणा 57 कितना आता है LCM, 22,338। ये LCM आ गया गुणा करने। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 34 को 657 से गुणा कर लेना, 22,338 आएगा। तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा सवाल। पाँचवें सवाल में क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि किसी संख्या, माना किसी प्राकृत संख्या, माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए, माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n, संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। कितने पर समाप्त होती है, 0 पर। ये पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होती है क्या। तो हमने मान लिया या हमने अनुमान लगाया कि मान लो कि कोई संख्या n के लिए 6 की घात n अंक कितने पर समाप्त होती है, 0 पर। देखो अब 0 पर अगर कोई संख्या समाप्त होती है तो कितने से भाज्य होनी चाहिए, वो कितने से विभाज्य होनी चाहिए, 5 से। कितने से, 5 से तो ज़रूर होनी चाहिए ना। इसलिए 6 की घात n 5 से विभाज्य होगी। क्यों होगी भाई, 0 पर समाप्त हो रही है, तो 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी। जैसे 0 पर समाप्त होने वाली 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 1000, 500 सब 0 पर समाप्त हो रही है ना। तो बताओ 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं इनमें। 5 का तो कन्फर्म जाएगा, किसी का भाग नहीं जाए लेकिन 5 का तो जाएगा, ठीक है ना। तो अंक 0 पर अगर समाप्त होगी कोई संख्या तो कितने से विभाज्य होनी चाहिए, 5 से विभाज्य होनी चाहिए। ये तो ज़रूरी है, ठीक है ना। भाई 0 पर समाप्त होगी तो 5 का इसमें क्या जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तब 6 में 5 का भाग जा रहा है क्या, देखते हैं अपन। परंतु 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, भाई अपने पास संख्या क्या है, 6 की घात n, और 6 की घात n में 5 का भाग जाना चाहिए। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर उसमें 5 आ जाता है गुणनखंड में तो फिर ये सही है, ठीक है ना। 5 आ जाता है इसके गुणनखंड में तो ठीक है। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3, भाई 2 3 6, अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुणा 3 ही होंगे ना इसके। तो 2 गुणा 3 की घात n, इसमें तो 5 नहीं आ रहा है क्या, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है ना। तो बताओ ये फिर 0 पर समाप्त होगी क्या, नहीं हो सकती है। तो क्योंकि अगर इसमें गुणनखंड में 5 आ जाता तो फिर 0 पर समाप्त होती। तो हम लिख सकते हैं अर्थात यह स्पष्ट होता है, क्या है, स्पष्ट हो रहा है
की, ये स्पष्ट हो रहा है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, 6 की घात n की अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5 का कोई स्थान नहीं है, 5 का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 आ ही नहीं रहा, 2 और 3 ही आ रहे हैं। और जब इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा तो फिर 0 पर समाप्त कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर यहाँ 5 होता तो फिर ये 0 पर समाप्त होती, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको। इसलिए हमारी मानी गई कल्पना, हमने माना था ना कि माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती, तो ये हमारी मानी हुई कल्पना क्या है? असत्य है। इसलिए हमारी मानी गई कल्पना क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। असत्य क्यों हुई? क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा और 0 पर समाप्त होने के लिए 5 जरूरी है। अतः कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n, कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? अंक 0 पर समाप्त होने के लिए क्या जरूरी है? उस संख्या के गुणनखंड में 5 जरूरी है, यानी उस संख्या में 5 का भाग जाना जरूरी है, जो इसमें साबित नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 6ठा सवाल, व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं, ये बताना है आपको कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य तो हैं लेकिन क्यों हैं ये बताना है आपको। तो करते हैं हम, इन संख्याओं को लिखते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और इधर संख्या जो है आपकी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इसमें आप ये देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, देखो इसमें 13 2 बार आ रहा है, तो 13 इसमें कॉमन आ जाएगा, उभयनिष्ठ। तो 13 अपन उभयनिष्ठ लिया तो क्या बचा? 7 गुणा 11, तो इधर 13 से 13 कट गया, ठीक है ना। तो क्या बच जाएगा? प्लस में 13 बच जाएगा इधर, ठीक है भाई। 13 से 13 कट गया एक बार, और ये प्लस में क्या बचा? 13। तो 13 में 13 का भाग गया एक बार। देखो 13 अपन ने उभयनिष्ठ लिया तो इधर 7 बच गया गुणा 11 बच गया, 13 से 13 कट गया, और इधर 13 से 13 कट गया, तो एक बार कटा ना, तो 1 को 1 से गुणा करें, यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 13। तो देखो जब 13 गुणनखंड आ रहा है तो ये तो अभाज्य संख्या तो नहीं है ना। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता तो अभाज्य संख्या होती, तो ये तो भाज्य संख्या है भाई, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है इसमें? 13 आ रहा है, इसलिए यह है भाज्य संख्या है, ठीक है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 इसलिए भाज्य है। अब इसकी बात करते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1। अब इसमें भी 5 2 बार आ रहा है, तो कोई संख्या 1 से अधिक बार आती है तो वो उभयनिष्ठ आ जाती है। कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो संख्या बच रही है उसको अंदर लिख देंगे हम। ये 5 से 5 कट गया, ठीक है ना, एक बार। तो 1 को 4 से गुणा करेंगे तो गुणा 4 ही हो जाएगा, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये प्लस में 5 से 5 कटा एक बार। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया? 5। तो बोलो भाज्य है कि अभाज्य? ये भाज्य है, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता तो क्या होती? अभाज्य। तब ये भी संख्या भाज्य है। क्यों है?
क्योंकि यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 आ रहा है कि इस संख्या में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए भाज्य है ये। अभाज्य संख्या तो वो होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वो तो होती है अभाज्य। लेकिन इसमें तो 5 का भाग जा रहा है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसमें 13 का भाग जा रहा है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये हुआ ये। अब अगला सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, ठीक है ना। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और इसी को चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः उस स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे वो। तो देखो, एक को तो लगते हैं 18 मिनट, एक को लगते हैं 12 मिनट। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम निकाल लेंगे इनका LCM। क्या निकाल लेंगे, LCM यानी लेसर। कितने समय बाद वो एक साथ मिलेंगे, तो इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, LCM। तो 12 और 18 का LCM निकाल लो। LCM एक साथ निकलेगा, HCF अलग अलग निकालता है और LCM एक साथ गुणनखंड। तो इनका गुणनखंड कर लेते हैं। 12 में 6 बार भाग गए 2 का और 18 में 9 बार, फिर 2 का भाग दिया तो इधर 3 बार, और 9 में तो भाग जाता ही नहीं है 2 का, तो 9 का 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब ये गुणनखंड जो है इसको यहाँ लिख करके इनको क्या कर लेंगे, सबको गुणा कर लेंगे। इन गुणनखंडों को क्या कर लेंगे, गुणा करने पर कितना है, 36। जो गुणनफल जो आ रहा है वही इसका क्या होगा, लसाअ होगा, यानी LCM होगा। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए वे पुनः 36 मिनट बाद, ये कितने मिनट बाद पूछ रहे हैं ना कि कितने मिनट बाद ये वापस मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान तरीका है। तो बने रहिए आप और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।